स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट्स जॉब.com में। फ्रेंड्स, जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने ग्राम्य विकास कार्यक्रम देखा था कि ग्राम विकास के लिए किस किस तरीके के कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, ठीक है। तो उसमें 2 कार्यक्रम हम लोग पढ़ चुके थे प्रीवियस क्लास में। अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में जो है कि लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं क्लासेस। अब हम देखते हैं कि ग्रामीण कार्य कार्यक्रम यानी कि रूरल वर्क प्रोग्राम ये चला कब? 1961 में, यानी कि 1961 में चला था। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? कोई भी काम करने के पीछे एक उसका उद्देश्य होता है कि इस पर्पज़ से हम ये काम कर रहे हैं। तो इसमें पहला जो उद्देश्य था ये था कि उस समय कृषि को लेकर के सबसे बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि अन्न का बहुत ज़्यादा कमी था, ठीक है। लोगों के बीच जो है कि भूख से लोगों की जाने जाती थी उस समय। इतना ज़्यादा गरीबी भी बहुत ज़्यादा था, चूँकि देश उसी समय आज़ाद हुआ था, भी स्थिति बहुत सही नहीं थी, धीरे धीरे सही हो रही थी। तो इसमें सबसे मेन उद्देश्य पहला ये था कि स्थानीय संसाधनों द्वारा जो है कि ग्रामीण जीवन में सुधार करना, ग्रामीण लोगों के जीवन में सुधार करना। अच्छा, स्थानीय संसाधन होता क्या है? जो भी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी, जैसे कि अगर कृषि का कार्य करना है तो उसकी सिंचाई करने के लिए जो है कि नदियों का, तालाबों का, पोखरों का जो भी उसमें पानी है उसके द्वारा जो है कि उसके उपयोग करके खेतों की सिंचाई कर देना। उर्वरक में जो है कि गोबर को जैसे कि इकट्ठा करके फर्टिलाइज़र का यूज़ करना, इस तरीके के उर्वरक का इस्तेमाल करके अन्न, जिससे कि अन्न अधिक मात्रा में जो है कि उपलब्ध हो सके, ठीक है, उसकी अन्न की पैदावार अधिक हो सके। फिर से इसमें क्या था और कि संसाधनों को भी लिया जा रहा था, ताकि लोग एक आवागमन करेंगे तो जिस भी चीज़ की नीड होगी थोड़ी बहुत वो पूरा कर सकेंगे। इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के जो है कि विकास का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा था। तो इसमें सरकार इस बात पे ध्यान दिया कि फ़िलहाल तो लोगों का जो भी चीज़ें उनके पास अवेलेबल हैं उससे उनको सिखाया जाए कि किस तरीके से जो है कि कृषि को उन्नत बनाना है, ठीक है। दूसरा आता है कि कृषि विकास हेतु भौतिक आधारभूत संरचना तैयार करना। भौतिक आधारभूत संरचना यानी कि वही कृषि पे ज़्यादा उस समय जोर दिया जा रहा था, क्योंकि पहले बताया हमने कि अन्न की समस्या थी। तो इसमें कि भौतिक संसाधनों का आधारभूत संरचना तैयार करना था, यानी कि किस तरीके से इसमें थोड़ी जो भी कृत्रिम चीज़ें हैं, जो भी भौतिक चीज़ें हैं, उनसे किस तरीके से कृषि में विकास किया जाए। जैसे कि बैल से जो है कि उनके हल से खेतों को जोतना, ठीक है, इस तरीके की आधारभूत संरचना तैयार करना। और मिट्टी किस तरीके की है, किस तरीके के यहाँ पे अन्न बोया जाए जिससे कि फसल की पैदावार ज़्यादा हो, ये सब चीज़ें भौतिक चीज़ें पे ज़्यादा थोड़ा ध्यान दिया गया उस समय। फिर था कि तीसरा जो है इसमें उद्देश्य था इस कार्यक्रम का कि रोजगार प्रदान करना। लोगों में छोटे छोटे उद्योग चलाए जा रहे थे कि लोग कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन के लिए, जीवन बसर के लिए कुछ ना कुछ कार्य करें, उन्हें रोजगार दिया जा रहा था, ठीक है। जैसे कि कहीं सड़क निर्माण का कार्य, क्योंकि उस समय हर एक चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा था विकास के लिए, क्योंकि आवागमन के साधन भी नहीं थे उतने। तो हर एक चीज़ में लोगों को जो है कि रोजगार दिया जा रहा था, जितना भी हो सकता था सरकार की तरफ से वो लोगों के रोजगार पे भी ध्यान दी कि लोगों को रोजगार प्रदान किया जाए जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके कृषि के अलावा। क्योंकि कृषि का माह क्या होता है, कुछ ही समय तक लिमिट होता है, उसके बाद से जो खाली समय था उसमें लोग क्या करें। तो उनको रोजगार देना, छोटे समय के लिए ही, छोटी समय अवधि के लिए ही, लेकिन उनको कुछ ना कुछ रोजगार दिया जाए जिससे कि उनके जीवन यापन में जो है कि समस्या उत्पन्न ना हो। अब दूसरा कार्यक्रम इसमें हम देखते हैं कि जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। उसके बाद से सरकार ने जो है कि 1962 में, 1962 में, 1961 में ये कार्यक्रम था, और 1962 में जो है 1962 में सरकार ने जो है कि जनजातियों पे भी ध्यान देना शुरू किया कि जनजातियों पे ध्यान दे, क्योंकि उस समय जनजातियों के लिए तो बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था। उनका जीवन बिल्कुल ही, मतलब कि उनको बुनियादी जो है कि ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं उनके पास होती थी, कि जीवन के लिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो भी उनके पास अवेलेबल नहीं थी। तो सरकार ने जनजातियों पे, क्योंकि जनजाति वन का संरक्षण बहुत ही सही तरीके से करते हैं वो, और उनके द्वारा बहुत सारी चीज़ें जो है कि हमें प्राप्त होती हैं, तो जनजातियों पर भी सरकार ने ध्यान देना शुरू किया। तो जनजातीय क्षेत्र का विकास कार्यक्रम, इसको बोलते हैं TADP, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ देता है। तो ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, 1962 में, यानी कि 1962 में शुरू हुआ था। तो इसका क्या उद्देश्य था, इस कार्यक्रम के पीछे क्या उद्देश्य था? तो पहला था आर्थिक सहायता प्रदान करना उनको, क्योंकि उनके पास तो बिल्कुल ऐसा कोई चीज़ था ही नहीं जिससे वो अपनी अर्थव्यवस्था सुधार सके या फिर कोई भी कार्य कर सके। तो उनको कुछ पैसे जिससे कि वो कुछ काम कर सके, उनको शिक्षा देना जिससे कि वो, मतलब कि किसी भी चीज़ से अवगत हो सके। शिक्षा का मतलब ये नहीं हुआ कि बिल्कुल पढ़ाई से नहीं, शिक्षा का मतलब कि किस तरीके से जीवन को जिया जाए,
ठीक है। इन सब चीज़ों पे उनको जैसे कि ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना कि किस तरह की, चूँकि उनके अंदर उनके पास मेहनत बहुत ज़्यादा होता है, उनके पास हुनर अंदर कहीं न कहीं होता है, चीज़ों को सीखते बहुत तेज़ी से हैं। तो उनको प्रशिक्षण देना, जिस भी क्षेत्र में वो कार्य करते हैं, उसमें उनको बेहतर तरीके से प्रशिक्षण देना, जिससे वो उस कार्य को, चूँकि मेहनती बहुत होते हैं, वो बिल्कुल समय और थकने का ऐसी चीज़ें उनके अंदर नहीं होती है, इसलिए उनको शिक्षा और प्रशिक्षण दिया गया, जिससे वो जिस भी क्षेत्र में है उसको बेहतर कर सकें, ठीक है। और पर्यावरण का उन्नयन, उनको इस चीज़ की भी शिक्षा दी गई, क्योंकि वो पर्यावरण को जब बचाया जाएगा, क्योंकि वो उनका पूरा जीवन जो होता है पर्यावरण के बीच में ही होता है। जंगलों में रहते हैं, जंगलों के पत्तों से ही कपड़ा पहनना, जंगलों में ही उनको खाना मिलता है, यानी कि फूल फलों को ही खाते हैं, जानवरों को भी कभी कभी अपना भोजन बनाते हैं। तो उनका पूरा जो जीवन है पर्यावरण के बीच ही होता है। तो पर्यावरण को एक तरीके से सरकार ने ये ध्यान दिया कि अगर धीरे धीरे जो है कि पेड़ों के अंधाधुंध कटाई होती रहेगी विकास के लिए, कि इस ऐसे विकास करने के लिए पेड़ों के अंधाधुंध कटाई होती रहेगी, तो धीरे धीरे उनके साथ साथ जनजातियों का, जीवों का, पेड़ पक्षियों का, सबका धीरे धीरे जो है कि क्या हो जाता, खात्मा हो जाता। तो उन्होंने सरकार ने उस समय पर्यावरण के उन्नयन पे, उन्नयन का मतलब होता है कि ऊपर बढ़ना, आगे बढ़ना, तो सरकार ने उस समय पर्यावरण पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो ये जनजाति भी क्या रहेंगे, बचे रहेंगे। उनके बुनियादी ढांचे का विकास, पहले हमने बताया कि उनके पास बेसिक चीज़ें भी नहीं थी, जैसे कि क्या खाना है, क्या रहना है, ठीक है, वो अपना जीवन बसर जैसे तैसे कर ले रहे हैं, लेकिन फिर भी जब ये समाज की बात आती है कि वो किस तरीके से रहें, उनको भी एक जीने का हक है, वहाँ पे बुनियादी ढांचे की बात आती है, ठीक है। तो उनके बुनियादी ढांचे पे भी ध्यान दिया गया, क्योंकि ऐसा ना हो कि सरकार की तरफ से कोई कार्यक्रम चलाया जाए और वन में अंधाधुंध कटाई हो और उनको गैर नागरिक समझ के उनके साथ कुछ अत्याचार किया जाए, जहाँ वो रहते हैं, जहाँ पे खाते पीते हैं, उस पर सरकार अपना कब्जा करके और मनमाने ढंग से कोई और मतलब कोई कार्य करना शुरू कर दे, उनको वहाँ से हटा दिया जाए, फिर उनका जीवन जो है कि संकट में पड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं, सरकार ने इस चीज़ के बारे में सोचा और एक बुनियादी ढांचे का जो है कि सोचा कि बुनियादी ढांचा इनके लिए, इनके जीवन के लिए कुछ होना चाहिए, ठीक है। शोषण का उन्मूलन, इनके उन्मूलन का मतलब होता है कि ख़त्म कर देना, ठीक है, उस चीज़ को जड़ से उखाड़ फेंकना। इनके लिए जो भी, अगर उनको जैसे कि है बहुत ज़्यादा, उनको समाज में है कि अलग तरीके से देखा जाता है, ठीक है, उनको अपने बराबरी का कभी समझा ही नहीं जाता है, जनजातियों को आज भी नहीं समझा जाता है, वो चीज़ें अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं। तो जो है कि उस समय के शोषण का उन्मूलन, कि वो कहीं जाते हैं तो उनको ऐसे देखना जैसे कि जानवरों की तरह उनसे बिहेव करना, उनको ऐसा समझना कि ये जानवर जैसे रहते हैं, जीवन यापन उस तरीके से करते हैं। तो इस चीज़ को, उनके लिए जो शोषण होता था, यानी कि उनके हक में कोई चीज़ें ना देना, तो इस चीज़ का उन्मूलन सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया कि जनजाति को भी एक हक मिलना चाहिए, उनको भी बुनियादी चीज़ें मिलनी चाहिए, उनको भी शिक्षा और प्रशिक्षण मिलना चाहिए। इस तरीके से सरकार ने बहुत ही बेहतरीन काम किया जनजाति के लिए, ठीक है। तो जनजातीय क्षेत्रों का भी विकास किया, पर्यावरण को बचाया, जो कि सरकार का बहुत ही बेहतरीन काम था। तो ये कब हुआ, 1962 में। आइए अब नेक्स्ट कार्यक्रम देखते हैं। अब हम देखते हैं इसके आगे जो है कि कार्यक्रम चला गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम यानी कि IAAP, एक प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था IADP, ठीक है, वो भी गहन कृषि को लेके था, लेकिन ये है कि गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAAP ये चला कब, 1964 से 1965 के बीच में, यानी कि एक वर्ष के दौरान ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से चला। तो 1964 से 1965 के बीच में चला था। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, ये जो है कि ये प्रोग्राम जो है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, तो यहीं से जो है कि हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, यानी कि कृषि में क्रांति आई थी, बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ों को लेके इसमें बदलाव देखा गया। तो यही मतलब कि कार्यक्रम जो है कि हरित क्रांति का जो है कि यहीं से रास्ता खुला हरित क्रांति के लिए। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, उच्च उत्पादन क्षमता वाले, अच्छा गहन कृषि क्षेत्र मैंने आपको बताया था, गहन कृषि क्षेत्र कहा क्या कहलाता है, यानी कि एक वर्ष में एक ही ज़मीन से जो है कि अलग अलग फसलों का उत्पादन करना ही क्या कहलाता है, गहन कृषि क्षेत्र कहलाता है। ये अच्छा, ये पॉसिबल कैसे है, जब हमारी तकनीक विकसित होगी, ठीक है, क्योंकि अलग अलग मिट्टी के लिए अलग अलग जो है कि फसल जो है कि उसके अकॉर्डिंग होती है कि इस मिट्टी में ये फसल उगाई जा सकती है, ठीक है, हर एक मिट्टी में हर एक फसल नहीं उगाई जा सकती है। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि किसी भी ज़मीन पे कुछ भी उगा दिया जा रहा है, क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है, ऐसे ऐसे खादों का या फिर ऐसे ऐसे बीजों का जो है क्या खोज कर दिया गया है कि कहीं किसी भी मिट्टी पे कुछ भी, हालांकि पैदावार जिस मिट्टी के लिए जो बना है वहीं पे बेहतरीन तरीके से हो पाता है, फिर भी किसी भी मिट्टी में हम आजकल बंजर भूमि को भी हम लोग उर्वरक बना दिए हैं, ठीक है। तो ये सब जो है कि टेक्नोलॉजी का है,
देन तो देखते हैं कि गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम में जो है कि मेन इसका उद्देश्य क्या था। तो इसमें दिया है कि उच्च उत्पादन क्षमता वाले क्षेत्रों का गहन तरीके से वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील कृषि का इसमें दिया है। देखिए कि वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील कृषि, इसमें पहली बार जितने भी कार्यक्रम चले आ रहे हैं सब कृषि को लेके तो हैं, लेकिन पहली बार जो है कि इसमें वैज्ञानिक और प्रगतिशील कृषि यानी कि इसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। वैज्ञानिक का यूज यानी कि मिट्टी का शोधन किया गया कि किस मिट्टी पे कौन सी मिट्टी किस जो है कि फसल के लिए ज़्यादा उपजाऊ है, ज़्यादा उपयोगी है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात की गई, वैज्ञानिक की बात की गई, ठीक है। वैज्ञानिक अपने हिसाब से बताया कि किस तरीके के बीजों का उत्पन्न कर, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग किस तरीके से किया जाए, कौन से बीज उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं, उनको किस तरीके से किस साधन से उनको जो है कि हर एक मिट्टी के लिए उपजाऊ बना दिया जाए, किस मिट्टी में वो ज़्यादा जो है कि अच्छे से उत्पादन देते हैं। तो उच्च उत्पादन क्षमता वाले क्षेत्र में यानी कि जो भूमि ज़्यादा ही उर्वरक थी उनमें और बेहतरीन तरीके से वैज्ञानिक और तकनीकी जो है कि प्रयोग करना। क्यों? क्योंकि उनकी फसलों की जो है कि पैदावार दोगुनी हो जाएगी। क्योंकि कुछ तो वो जो है कि ऐसी भूमि थे जो ऊसर भूमि जिसको बोलते हैं, जहाँ पे फसल नहीं हो पाते हैं, तो वहाँ पे तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना सही है। लेकिन जो उच्च उत्पादन वाले क्षेत्र थे वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, क्योंकि वहाँ उस समय हमको क्या था, अन्न की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत थी। क्योंकि एक तो गरीबी थी, तो ये था कि भारत में सब कृषि करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो हम सब लोगों का जो है कि भरण पोषण तो हो ही पाएगा, और हम निर्यात भी करेंगे जिससे कि कुछ आमदनी भी होगी, ठीक है, और जिससे भारत का विकास होगा। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में उस समय चल रही थी। और हम वैज्ञानिक जो है कि सबसे पहले कौन थे उस समय, तो हरित क्रांति का जो है कि जनक किसको माना जाता है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट करिएगा कि हरित क्रांति का जनक अगर पूछता है तो नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। उन्होंने है जो सबसे पहले उच्च गुणवत्ता वाले बीजों पे जो है कि प्रयोग किया था। तो नॉर्मन अगर ये पूछता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, इंडिकेट नहीं करता है कि भारत के, तब तो आप करेंगे नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन अगर ऐसा देता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो वहाँ पे आप क्या आंसर देंगे, एम.एस. स्वामीनाथन। इन्होंने जो है कि मैक्सिको की जो है कृषि पद्धति को बहुत ज़्यादा जोड़ दिया था कि जिस तरीके की वहाँ पे कृषि होती है उसी तरीके की यहाँ पे भी कृषि हो, और इन्होंने भी उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग का इसी पे रिसर्च किया था। इसलिए एम.एस. स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और नॉर्मली जब, क्योंकि बच्चों में कन्फ्यूजन हो जाता है कि दिमाग में बैठा है कि एम.एस. स्वामीनाथन, तो अगर आता है कि हरित क्रांति के जनक, तो तुरंत ऑप्शन में, चूँकि ऑप्शन को पूरा एग्जामिनर के दिमाग में ऐसा होता है कि कौन से क्वेश्चन को आप बिल्कुल ईजी क्वेश्चन को कितने आसानी से आप गलत कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन में ऊपर ही दे देगा एम.एस. स्वामीनाथन, तो आप तुरंत ट्रिक लगाएंगे। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो ध्यान में रखने वाली चीज़ें कि बस अगर पूछता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वहाँ पे नॉर्मन बोरलॉग आप कहेंगे। लेकिन अगर ये पूछता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वहाँ पे आप आंसर क्या देंगे, एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। अब सेकेंड नंबर पे इसका उद्देश्य क्या था कि देश में 20% कृषि क्षेत्र को कवर करना, यानी कि भारत कृषि प्रधान देश है, ठीक है, उस समय भी कृषि प्रधान देश था। तो ये टारगेट बनाया गया कि कम से कम जो 20% भूमि है, टोटल भूमि की भारत में जितनी भी जैसे कि ज़मीन है, उसकी कम से कम 20% जो भूमि है वो किस में लगा दी जाए, कृषि क्षेत्र में उसको लगा दिया जाए। इस तरीके से हम अन्न का उत्पादन बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। और किन किन जैसे कि फसलों पर ज़्यादा जोर दिया गया, तो गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, इन सब चीज़ों पे, कपास हो गया, ये सब नगदी फसल में आते थे, कपास जो है, बाजरा है, गन्ना, आलू, इस तरीके की कृषि पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया शुरुआती में, ठीक है। कौन कौन सी फसलें थी, गेहूँ, चावल, बाजरा और गन्ना हो गया, आलू हो गया, कपास हो गया, ऐसी फसलों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। और ये IAAP यानी कि इसी को गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम को क्या बोलते हैं, IAAP। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि एक IADP है और ये एक IAAP है, दोनों प्रीवियस क्लासेस में हमने IADP का पढ़ाया था आपको। तो ये एक IAAP जो है कि अगर पूछता है कि ये कार्यक्रम किससे जुड़ा हुआ था या किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हुआ, तो ये हरित क्रांति का रास्ता खोला था, कौन, IAAP, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कार्यक्रम को। अब नेक्स्ट क्लासेस में भी, क्योंकि कार्यक्रम बहुत ज़्यादा हैं, सरकार के चले थे और सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो अब नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे आगे के कार्यक्रम। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहे, जिससे आपको बेहतरीन तरीके से आपके एग्ज़ाम की तैयारी हो सके। और चैनल अगर मेरी जो है कि क्लासेस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।